जीतने वालों को मेरा सलाम। अगर आप नडाल को नहीं भी जानते तो एक बात आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कह सकते हैं कि ये आदमी हार मानने वालों में से नहीं है। नडाल के लिए इंटेंसिटी सही शब्द है, चाहे ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड। उनके व्यक्तित्व में एक तीव्रता या इंटेंसिटी दिखती है। दोस्तों, जब भी हम कुछ पूरी इंटेंसिटी से करते हैं तब हम सीमाएं लांघते हैं, अपने अंदर नई खोज करते हैं, और इसी काबिलियत के कारण नडाल का डिफेंस इतना तगड़ा है। जब ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर मैच खत्म हो जाएगा, तब वहां से नडाल प्रतिद्वंदी को एक एक पॉइंट के लिए तरसा सकते हैं। एटीपी फाइनल्स के आखिरी सेट में उन्होंने 1-5 से हारते हुए मैच जीता। नडाल हर पॉइंट ऐसे खेले जैसे ये इनके जीवन का आखिरी पॉइंट हो, और वे ऐसा पहली बार नहीं कर रहे थे। अगर करियर की बात करें तो 2008 से 2018 टेनिस का सबसे कॉम्पिटिटिव दशक माना जाता है, जिसमें लंबा करियर बनाने वाले खिलाड़ी अपनी चरम पर होते हैं। इस दौरान जोकोविच 12, फेडरर 8, वावारिंका 3 स्लैम जीते। यहाँ नडाल सबसे ज़्यादा 14 स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने। अच्छे टेनिस प्लेयर्स का करियर 10 साल का होता है। नडाल लगातार 9 साल फ्रेंच ओपन जीते। उनका क्ले कोर्ट पर प्रभुत्व वैसा था जैसा माइकल फेल्प्स का स्विमिंग पर। लेकिन अगर आप नडाल को सच में समझना चाहते हैं तो रिकॉर्ड्स कोने में रख दीजिए। नडाल के करियर को उनके सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी की नज़रों से देखते हैं। बदकिस्मती से नडाल को बेमौके चोट लगती रही। पूरे करियर में नडाल को ग्रैंड स्लैम से 9 बार बाहर होना पड़ा, सब चोटिल होने के कारण। कुछ चोटें करियर खत्म करने वाली थी, लेकिन जिनको लगी थी वे थे राफेल नडाल, जिन्होंने अपने पूरे करियर में हर संगीन चोट को मील का पत्थर बनाया और उस पर चढ़कर आगे बढ़े। जैसे 2009 में वे पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बनने के कुछ ही दिनों बाद गंभीर रूप से चोटिल हो गए, लेकिन वे 1 साल बाद न केवल लौट कर आए, बल्कि 2010 में एक के बाद एक 3 ग्रैंड स्लैम्स भी जीते। वर्क एथिक कुछ और नहीं, आपका अपने काम के प्रति बिलीफ सिस्टम है, जिसे आप हर दिन जीते हो, जो आपके बर्ताव में, आपके काम और अभ्यास में दिखता है। ज़रूरी बात यह है कि आप अच्छे बिलीफ सिस्टम अपनी मर्जी से बना और बेकाम के बदल और तोड़ सकते हो। नडाल का पहला वर्क एथिक जिसने उन्हें हर चोट से बाहर निकाला वो है कि फ्रस्ट्रेशन और नकारात्मकता को रखिए अभ्यास से बाहर। नडाल 2019 रोम मास्टर्स जीतने के बाद कहते हैं कि आप हर दिन कोर्ट पर जाते हैं और हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी आप एक के बाद एक टूर्नामेंट फाइनल्स हारते हैं, कभी आपको चोट के कारण मैच बीच में छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन आप कभी फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी को तैयारी और अभ्यास के बीच नहीं आने दे सकते। मेरे लिए मेंटल ट्रेनिंग का यही सही मतलब है। दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप तैयारी में फ्रस्ट्रेशन को जीत सकते हैं तो जाहिर है कि मैच में भी इसको भारी नहीं पड़ने देंगे। नडाल को दूसरी चोट 2012 के अंत में लगी, जब उन्हें ओलंपिक्स और यूएस ओपन की भागीदारी से नाम वापस लेना पड़ा। लेकिन जैसा नडाल साहब से उम्मीद की जा सकती है, 2013 में वापस आकर उन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीते। तीसरी चोट सबसे संजीदा थी, जिस कारण वे 2015 और 2016 के किसी भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए। फिर 2017 में 31 साल के नडाल पूरे जोर से वापस आए और 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स पहुंचकर जीते। 4 नवंबर 2019 को 33 साल के राफेल नडाल दुनिया के सबसे उम्र दराज वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 प्लेयर बने। ये रैंक इसलिए खास नहीं है कि ऐसा 46 साल पहले हुआ था, ना इसलिए कि उन्होंने 5वीं बार ऐसा किया है, ना इसलिए कि इस साल उन्होंने 12वीं बार फ्रेंच ओपन जीता है, बल्कि इसलिए कि ये कठिन मुकाम उन्होंने अपने करियर और मन के गुप्त अंधेरे कोने से बाहर निकलकर किया है, जहां वो शारीरिक, मानसिक और इमोशनल चुनौतियों से परेशान थे। रैंक 1 बनने से ठीक 10 महीने पहले नडाल लंबी छुट्टी लेने की सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें चोट के कारण लगातार 5 महीने बाहर बैठना पड़ा था। उनको चोट लगी थी जनाब, कूले पेट और सीधे घुटने में, और जब रफा ठीक होकर वापस आए तो उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। वे सीधे ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल तक पहुंचे तो सही, लेकिन यहाँ उन्हें करियर की सबसे करारी हार मिली। रफा कहते हैं कि यह सिलसिला पहले से चल रहा था। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के बाद मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुका था। ना मैं खेल का आनंद ले रहा था, ना अपनी काबिलियत पर मुझे भरोसा था। अगले टूर्नामेंट में तीसरे राउंड में ही मैं बाहर हो गया। मैच में कॉन्फिडेंस नहीं था
कि बॉल मैं वहाँ पहुँचा सकता हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ। क्या रैली को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, विश्व स्तरीय एथलीट के लिए यह मानसिक स्थिति बहुत सोचनीय है। नडाल हार और जीत से इतने विकल हो चुके थे कि उन्हें अपनी बुनियादी कला और हुनर पर यकीन नहीं था। अगले महीने अगला टूर्नामेंट भी प्रदर्शन ऐसा ही रहा। नडाल हारने के बाद होटल के कमरे में अकेले बैठे। अभी तक वह तस्वीर अपने नज़रिए से देख रहे थे। वे कहते हैं, उस दिन मैंने निश्चय किया, आज से जैसी तस्वीर है बिल्कुल वैसी ही देखूंगा। नडाल वर्क एथिक में दूसरी काम की बात कहते हैं कि हमेशा स्टूडेंट बनकर ही खेल को देखना चाहिए। वे कहते हैं कि एक के बाद एक हार के बाद मुझे सोचने का समय चाहिए था कि क्या चल रहा है और मुझे क्या सुधारना है। पहला ऑप्शन था कि मैं ब्रेक ले लूं और पूरी तरह से शरीर को रिकवर होने दूं, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं हारने और परेशान होने वाली मानसिकता को पूरी तरह पलट कर रख दूं। मैंने उसी दिन अपनी मानसिकता और एटीट्यूड को बदला और स्टूडेंट बनकर दोबारा टेनिस सीखने लगा। धीरे धीरे समय लगा और एक एक करके हम अपनी गलतियों पर काम करने लगे। बहुत मेहनत लगी, लेकिन हमने कर दिखाया। फेडरर, जोकोविच या सेरेना जैसे खिलाड़ी भले ही एक बार मैच में अपना धैर्य खो दें, लेकिन नडाल की सबसे खास बात जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वह अपना खेल जानते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसलिए उन्हें खेलते वक्त फ्रस्ट्रेशन या निराशा नहीं होती। वर्क एथिक में तीसरी बात नडाल कहते हैं कि अगर खेलते हुए आप इससे अलग रह सकते हो तो हार और जीत के मायने बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जब नडाल जोकोविच से बुरी तरह हारे तो वह कहते हैं कि मैच खेलते समय भी मैं इसे दूर से देख सकता था, मतलब इसमें मेरा अहंकार या ईगो नहीं फंसा था। मैं जानता था कि जोकोविच आज अपने चरम पर खेल रहे हैं, इन्होंने टेनिस के हर मायने में मुझसे बेहतर किया है, तो फिर उनकी जीत या हार पर शिकायत या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझदारी नडाल को टेनिस का न केवल सबसे विनीत बल्कि सबसे कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी भी बनाती है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्थिति में खुद को कंपटीशन से अलग कर सकते हो तो आपको मानसिक तौर पर कोई और नहीं हरा सकता। 10वीं बार फ्रेंच ओपन जीतने के बाद, जिसमें पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी सेट नहीं हारा था, नडाल बड़ी विनम्रता से कहते हैं, मैं कुछ भी स्पेशल नहीं हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से मैं 2 बातें अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। पहली, असली मेंटल टेनेसिटी की निशानी है कि आप गिरने के बाद और ऊंचा उठते हो। सफल लोग फेलियर से नहीं डरते, उनको तो ये पता है कि ये आना ही आना है। चोट, एक्सीडेंट, धोखा, फेलियर तो होना ही है। ये सब जानते हुए भी वे अपने सपनों का पीछा करते हैं। अगर आप में सचमुच दम है तो आप हर बार आगे गिरेंगे। दूसरी बात, अगर कोई बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो वो अपने आप को पूरी तरह जानता ही नहीं है। अगर जानते हैं कि आपके अंदर क्या खासियत है और क्या कमियां हैं तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग एक दिन या बहुत कम समय में अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जब नहीं हो पाता तो दुखी और निराश होते हैं। असलियत में अगर कोई आदत 10 साल में बनाई है तो उसे कॉन्शियसली बदलने में कुछ हफ्ते या महीने तो लग सकते हैं। इसलिए जब भी फ्रस्ट्रेशन हो तो अपनी अपेक्षाओं को प्रैक्टिकल बना देना चाहिए। खुद से हंसकर कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं सतर्क स्टूडेंट हूँ, गलतियाँ पकड़ता रहूँगा, सीखता मुस्कुराता रहूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो विल स्मिथ के वर्क एथिक पर वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने किन विचारों के आधार पर, किस बिलीफ सिस्टम की नींव पर अपना करियर बनाया है। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।